तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ क्या कहता है हम लोग उसको समझेंगे। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। केपलर्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुछ कंक्लूज़न निकाले थे, ठीक है। उसके अनुसार उन्होंने 3 लॉ दिया था, उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले आप इस फिगर को देखिए। ये फिगर में आप देख सकते हैं ये ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट लिखा गया है। ये हमारा बीच में सन है और ये प्लैनेट है। आप देख सकते हैं P1, P2, P3 और P4। तो इस ऑर्बिट पे जो प्लैनेट है वो चक्कर काटता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फिक्स डिस्टेंस पे प्लैनेट को जो है ना वो ऑब्जर्व किया है। यानी कहने का मतलब है हम लोगों ने वहाँ पे आपका कैलकुलेशन किया गया है। जैसे P1, P2, तो ये 2 पॉइंट है जहाँ पर एक प्लैनेट गया है, तो वहाँ के एरिया को हमने यहाँ पर दर्शाया है। साथ ही में जब ये इसके इस तरफ आया है प्लैनेट, तो वहाँ पे हमने P3 और P4 यहाँ पर जो एरिया कवर किया गया है हमने उसको दर्शाया है, ठीक है। तब आपका फिगर ये जो क्लियर हो गया होगा। मैं आपको फिर से एक और फिगर दिखा देता हूँ, बुक वाला। आप देख सकते हैं, ठीक है। आप ये बुक का फिगर देख सकते हैं, बिल्कुल वही फिगर है। अब देखिए फिगर आप समझ गए हैं, तब मैं आपको केपलर्स लॉ क्या कहता है, उनका जो 3 लॉ था मैं आपको वो समझाता हूँ। देखिए केपलर का पहला लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है केपलर्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि केपलर्स का फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब ये क्या बोलता है, ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। पहला लॉ बोलता है कि जितने भी प्लैनेट हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है एक इलेप्टिकल ऑर्बिट पे। मतलब जैसे अर्थ है, मार्स है, वेनस है, तो सभी प्लैनेट का एक अपना ऑर्बिट होता है, उसको बोलते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट। और सारे प्लैनेट जो है वो अपने अपने ऑर्बिट पे ही चक्कर काटती है। और जो सन है उसको फोकी बोलते हैं, मतलब वो फोकस है, वहाँ पर सन पे फोकस रहता है और चारों तरफ जो है वो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। उसको बोलते हैं पहला जो लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ है केपलर्स का, केपलर्स सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। अब समझिएगा लॉ ऑफ एरिया, ये दूसरा लॉ क्या था। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आप जैसे हम लोग का जो प्लैनेट का अलग अलग हम लोगों ने जो पॉइंट लिया है P1, P2, P3, तो यहाँ पर जो एरिया कवर किया जाएगा, ठीक है, दोनों प्लैनेट के बीच का। जैसे हम लोग का यहाँ पर सन आप देख सकते हैं और यहाँ हम लोग का प्लैनेट P1 और P2 है, तो जो एरिया कवर किया जाएगा यानी कि SP1P2 वो इक्वल होगा इसके एरिया के बराबर, यानी कि SP3P4। ये तब होगा जब समय आपका जैसे P1 से P2 प्लैनेट को मूव करने में एक टाइम लगेगा, तो अगर वो टाइम इक्वल रहा P3 से P4 ट्रैवल करने में, तब जो है वो हम लोग बोल सकते हैं जो एरिया स्वीप करेगा SP1P2 वो इक्वल होगा SP3P4 का। ये हम लोग का है केपलर सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा लॉ है केपलर थर्ड लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। तो ये क्या बोलता है, द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। जैसे सन से सबसे नज़दीक दूरी का क्यूब, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, अ स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये सन है, तो उसके जो सबसे नज़दीक जो हिस्सा होगा उसका हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो प्रोपोर्शनल होगा अ स्क्वायर ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम टाइम पीरियड टी। जैसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सबसे नज़दीक दूरी है उसका रेडियस होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको एज ए सर्कल देखें तभी हम लोग का रेडियस होगा, तो इसका हम लोग क्यू करें तो वो प्रोपोर्शनल होगा टाइम के स्क्वायर का, ठीक है। जब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R³/T², ठीक है, R³/T², ठीक है। तो R³/T² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही तीसरा लॉ था केपलर्स का। देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद कर लेना ये तीनों लॉ, बस आपको शुरुआत में पढ़ना है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।